हेलो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर 7 जिसका नाम है डायरेक्टिंग। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो हमने अपने चैनल पे कवर करे हुए हैं, तो आप जाके उन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। और एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के नाम से हमारे चैनल सार्थक कॉमर्स वाला पे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स by which they also can use these videos। ओके, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर 7 जिसका नाम है डायरेक्टिंग। अब ये डायरेक्टिंग होता क्या है? तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्चुअली में मैनेजर ना अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस देता है, उन्हें गाइड करता है कि काम को कैसे करना है, उन्हें मोटिवेट करता है जब उनका मोरल लो हो जाता है काम को करते हुए, ताकि वो अपनी पोटेंशियल आउटपुट के साथ काम करें। उनके साथ कम्युनिकेट करता है जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। साथ ही साथ उनको लीड करता है कि ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ आगे बढ़ते रहें और अपने काम को हमेशा डायरेक्टेड रखें टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। So all in all, directing is a function in which a manager is giving instructions, guidance, motivation, communicate and as well as leading the employees, by which the employees can able to achieve the organizational objective by their efficient efforts। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे बोला है दैट डायरेक्टिंग इज़ अ फंक्शन इन विच अ मैनेजर गिव्स इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, मोटिवेशन, communicate and lead the employees, by which employees effort helps the organization to achieve the ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो सिंपल भाषा में आप ये भी कह सकते हो कि जब एक मैनेजर डायरेक्ट कर रहा होता है अपने एम्प्लॉयज़ को बाय गिविंग देम इंस्ट्रक्शंस, उन्हें गाइड करके, उन्हें मोटिवेट करके और उन्हें लीड करके, तो ये चारों चीज़ें जब वो उन्हें करता है, प्रोवाइड करता है, तो उससे क्या मिल के बनता है? डायरेक्टिंग फंक्शन। विच मीन्स व्हेन अ मैनेजर इज़ giving instructions related to the work, giving guidance while during the work, motivating them during the work, by which the employees can work with their potential output and leading them from the front, then these all characteristics includes within the directing function। ठीक है, तो ये डायरेक्टिंग फंक्शन हमारा होता है। अब ना पहले मैं आपको पूरा समझा देता हूँ कि अभी तक जितने भी हमने पर्टिकुलर फंक्शंस पे जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, एक्चुअली में वो किस सीरीज़ में आ रहे हैं और क्या चल रहा है अभी इस बुक के अंदर। तो अभी तक हमने ना अपने, ये हमारा चौथा फंक्शन है जिस पे हम पर्टिकुलर चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग को कवर कर चुके हैं। अब जनरली ना आप इन सारे फंक्शंस को ऐसा समझो कि हम एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर मान लो आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हो, तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से अब सोचो कि कैसे होगा। अब मान लो हम एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं जिसमें कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, बस 2-3 लोग हैं जो आइडिया भी सोच रहे हैं कि हमें एक नई ऑर्गेनाइजेशन खोलनी चाहिए। तो नई ऑर्गेनाइजेशन में ना मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। अब वो क्या प्लान करेंगे? वो ये प्लान करेंगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन जो ओपन करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, उसका मेन गोल क्या होगा, यानी कि वो अचीव क्या करना चाहते हैं। फिर उस गोल को अचीव करने के लिए वो एक प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन बनाएंगे, यानी कि एक प्लान बनाएंगे कि उस गोल तक पहुंचना कैसे है और उस गोल को कब तक अचीव करना है, ये डिसाइड करेंगे प्लानिंग के अंदर। विच मीन्स प्लानिंग के अंदर जब एक नई ऑर्गेनाइजेशन खोली जाती है तो वो ये डिसाइड करती है कि उनको गोल क्या अचीव करना है, गोल को जिस प्लान से अचीव करना है वो डिसाइड करती है, और साथ ही साथ कब तक अचीव करना है वो डिसाइड करती है। ठीक है, वो ये प्लानिंग के अंदर कर लेती है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अब क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, या जो वो लोग हैं वो क्या डिसाइड करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सबसे पहले वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का मतलब है कि जितनी भी जॉब पोजीशंस हैं वो उन सबको स्पेसिफाई कर देंगे। अब आप ये मत समझना कि एम्प्लॉयज़ डाल देंगे उन जॉब पोजीशन में, नहीं, अभी वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, विच मीन डिसाइड कर रहे हैं कि सीईओ होना चाहिए, सीएफओ होना चाहिए, ठीक है, सुपरवाइज़र होना चाहिए, कितने पर्सनल मैनेजर्स होने चाहिए। तो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। अभी ये नहीं कहा मैंने कि उनमें ह्यूमन रिसोर्सेज पुट कर दिया उन जॉब पोजीशंस में, नहीं, अभी सिर्फ एक स्ट्रक्चर डिसाइड करती है वो। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर जनरली जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं या जो भी ये डिसाइड करता है वो एक मैनेजर ही होगा। तो मैनेजर क्या करता है? एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है कि कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, क्या क्या जॉब पोजीशंस होंगी, ये डिसाइड किया जाता है। फिर जो भी प्लान सोचा था अपने गोल तक अचीव करने के लिए प्लानिंग के अंदर,
उसके लिए रिसोर्सेज को अरेंज किया जाता है। अब रिसोर्सेज याद रखना, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सिर्फ फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज अरेंज किए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के लिए तो अगला फंक्शन आएगा ना। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर अब उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर पूरा डिफाइन कर दिया और रिसोर्सेज अरेंज कर लिए, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्स। अब क्योंकि अभी इन्होंने देखो स्ट्रक्चर जो मेंटेन किया था उनमें सारी जॉब पोजीशंस को स्पेसिफाई किया था, अभी उस पर ह्यूमन रिसोर्स आए नहीं है उन जॉब पोजीशंस पे, अभी उनको सिर्फ स्पेसिफाई किया है कि हाँ ये जॉब पोजीशन होंगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और एक पूरा स्ट्रक्चर रख दिया है। अब बस उन पोजीशंस पे किन को हायर कर लेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को। अब मैंने वही तो कहा, एक नए ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से सोचो आप। चलो एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें तो एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन एक नए ऑर्गेनाइजेशन कैसे इन पांचों फंक्शन को परफॉर्म करेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी हम फोर्थ पे हैं तो डायरेक्टिंग तक बताऊँगा, और इसका एक रीज़न भी है कि क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड फंक्शन तक अभी उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक स्ट्रक्चर मेंटेन किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन का और रिसोर्स। अब जो स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी जॉब पोजीशंस उन्होंने सोची थी ना कि ये जॉब पोजीशंस हम रखेंगे, उन जॉब पोजीशंस के लिए अब स्टाफिंग फंक्शन के अंदर वो क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को हायर करेंगे। अब एक्चुअली में आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब तीसरे यानी कि स्टाफिंग फंक्शन में ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो क्या काम स्टार्ट हो चुका होगा ऑर्गेनाइजेशन में? बिल्कुल भी नहीं। अभी तो लोग ही नहीं आए जो काम को स्टार्ट करेंगे, जो काम को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो काम कहाँ से हो चुका होगा? इसलिए मैंने एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन ली है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टाफिंग के थ्रू तो सबसे पहले लोगों को हायर किया जाएगा। अब जब तक लोग ही नहीं आएंगे तो काम कहाँ से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा? ठीक है, अब ह्यूमन रिसोर्स को हायर कर लिया, उनकी कंपनसेशन, उनकी रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग सब स्टाफिंग के अंदर हो गई। अब फोर्थ आता है डायरेक्टिंग, विच मीन्स जब इन ह्यूमन रिसोर्स को अब हायर करा ना ऑर्गेनाइजेशन ने तीसरे स्टाफिंग फंक्शन में, तो चौथे फंक्शन में अब जो मैनेजर है, क्योंकि देखो अब सब चीज़ हो गई है, सब डिसाइड हो गया है। ठीक है, सारा स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज सब हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, ह्यूमन रिसोर्स भी आ गए। अब डायरेक्टिंग के अंदर, डायरेक्टिंग फंक्शन से एक्चुअली में एक्शंस इम्प्लीमेंट होना शुरू होंगे, काम स्टार्ट होना एक्चुअली में यहाँ शुरू होगा, डायरेक्टिंग फंक्शन में ही काम शुरू होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में। समझ में आया क्यों? क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन में ही ह्यूमन रिसोर्स अभी तो ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा या यहाँ पे हो जाएगा? तो तीसरे फंक्शन में तो अभी ह्यूमन रिसोर्स आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में। फिर डायरेक्टिंग में जब मैनेजर उन ह्यूमन रिसोर्स को इंस्ट्रक्शन देगा कि काम क्या करना है, कैसे करना है, उन्हें गाइडेंस देगा कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना है, उन्हें मोटिवेट करेगा, तो ये सब चीज़ें वो क्यों करेगा? ताकि इनसे काम को उस तरीके से करवा सकें जिससे हेल्प हो एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल को अचीव करने में। तो हमेशा याद रखना कि डायरेक्टिंग ही वो फंक्शन होता है जहाँ से एक्शंस इनिशिएट होते हैं, यानी कि जहाँ से एक्शंस स्टार्ट होते हैं वर्क करना, जहाँ से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क एक्चुअली में होता है, वो डायरेक्टिंग फंक्शन से होता है। क्योंकि आप खुद ही सोचो, जब तक एक मैनेजर बताएगा ही नहीं एम्प्लॉयज़ को कि काम करना क्या है, तो उन्हें कहाँ से पता चलेगा कि काम क्या करना है? और वैसे भी स्टाफिंग फंक्शन तक तो ह्यूमन रिसोर्स आए नहीं हैं अभी ऑर्गेनाइजेशन में, या जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो हायर ही नहीं किए हैं स्टाफिंग फंक्शन तक, तो क्या इन दोनों फंक्शंस में काम शुरू हो जाएगा एक नई ऑर्गेनाइजेशन में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन से के बाद ही तो ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करेंगे, और सारा काम तो एम्प्लॉयज़ या सारे ह्यूमन रिसोर्स को ही करना है। ठीक है, तो जब स्टाफिंग फंक्शन के बाद ह्यूमन रिसोर्स आ जाते हैं ना, तो चौथे डायरेक्टिंग फंक्शन में फिर मैनेजर उन्हें बताता है कि क्या इंस्ट्रक्शंस देता है कि काम क्या करना है, कैसे करना है, तब जाके काम का इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है। तो ये आपको फीचर्स में भी मिलेगा, इंपॉर्टेंस में भी मिलेगा कि डायरेक्टिंग इनिशिएट्स वर्क या डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि डायरेक्टिंग में ही एक मैनेजर उनको इंस्ट्रक्शंस देता है कि काम क्या करना है, उन्हें गाइड करता है कैसे करना है, या ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, उन्हें मोटिवेट करेगा कि वो हार ना माने, अपनी पोटेंशियल आउटपुट से काम करते रहें। ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेट करेगा बहुत सी चीज़ों को, और उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी उनको कम्युनिकेशन के थ्रू दूर करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं ताकि आप एक पैटर्न को समझो जो चलता हुआ आ रहा है। क्योंकि बहुत बच्चे ना एक गलत मिथ बना लेते हैं अपने दिमाग में कि प्लानिंग में ही काम शुरू हो जाता है या ऑर्गेनाइजिंग से ही इम्प्लीमेंट हो जाता है। नहीं, प्लानिंग में तो सिर्फ डिस्कशन होता है हर चीज़ का, प्लानिंग की जाती है सिर्फ उसमें। ऑर्गेनाइजिंग में हर चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है, चाहे वो रिसोर्स हो चाहे वो स्ट्रक्चर हो।
स्टाफिंग में ह्यूमन रिसोर्स को हायर और रिक्रूट किया जाता है और जितना भी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें उन्हें डिस्कस कर लिया जाता है, जैसे उनकी कंपनसेशन, उनकी ट्रेनिंग, उनकी रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये सब। और एक्चुअली में डायरेक्टिंग फंक्शन में फिर मैनेजर जब उन ह्यूमन रिसोर्स को जिन्हें हायर किया स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू उन्हें बताता है कि काम करना कैसे, काम होगा कैसे, फिर यहाँ पे काम एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होता है। और फिर पांचवा फंक्शन जब आप अगला चैप्टर में पढ़ाऊँगा कंट्रोलिंग, तो उसमें फिर क्योंकि डायरेक्टिंग फंक्शन में काम पूरा परफॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, स्टार्ट भी यहीं पे होगा और परफॉर्म ख़त्म भी यहीं इसी फंक्शन के थ्रू किया जाएगा। फिर कंट्रोलिंग में कंपैरिजन किया जाएगा कि जो हमने सोचा था क्या गोल अपना वहाँ तक हम पहुँच पाए, ठीक है। तो वो कंट्रोलिंग तो हम कंट्रोलिंग चैप्टर पे जब आएंगे तभी पढ़ेंगे। तो मेरा देखो, मैंने बहुत टाइम लिया, मुझे पता है इस चीज़ पे, लेकिन मेरा मेन मोटिव है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ठीक है। इसीलिए मैंने यार ये चीज़ इतना चार्ट वार्ट बनाया ताकि आपको जो फंक्शंस चल रहे हैं उनका एक पैटर्न समझ आए। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि डायरेक्टिंग फंक्शन से एक्शन इनिशिएट्स होते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा आपको। अब बात करते हैं डायरेक्टिंग के फीचर्स की। तो फीचर्स क्या होते हैं डायरेक्टिंग के? सबसे पहला फीचर है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। तो मैंने अभी बताया था, आपको पूरा समझाया इससे पहले, फिर बता देता हूँ कि डायरेक्टिंग जो है, डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे एक्चुअली एक्शंस इम्प्लीमेंट होना शुरू होते हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी फंक्शंस आते हैं वो सिर्फ एक बेस क्रिएट करते हैं एक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे प्लानिंग में प्लान किया जाता है कि काम को कैसे करना है, ऑर्गेनाइजिंग में सारे रिसोर्स अरेंज कर दिए जाते हैं, स्टाफिंग में ह्यूमन रिसोर्स अरेंज कर दिया जाता है। अब वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं जो हमें काम शुरू करने के लिए चाहिए, यानी कि प्लान भी है, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्स भी हैं, और अब तो ह्यूमन रिसोर्स भी आ गए स्टाफिंग के थ्रू। तो जब तीनों चीज़ें आ गई, अब डायरेक्टिंग में क्या होगा, उस काम को स्टार्ट किया जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग एक कॉन्टिन्यूइंग फंक्शन है, या कह सकते हो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, बहुत ही सिंपल है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्यों है? क्योंकि डायरेक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि एक मैनेजर ने सिर्फ एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस दिए और उसके बाद वो रेस्ट करेगा। नहीं, इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वो उन्हें गाइड भी करेगा कि नहीं, इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना है। उनके काम को सुपरवाइज़ भी करता रहेगा, कॉन्टीन्यूअसली देखता रहेगा, नज़रें बनाए रखेगा कि कैसे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें मोटिवेट भी करते रहेगा काम के बीच में, ताकि जब भी उनका मोरल लो हो तो उनको वो फिर क्या हो जाए, बूस्टअप हो जाए। और साथ ही साथ उनके साथ कम्युनिकेट भी करेगा और उनको लीड भी करेगा कि हमें अपने गोल को अचीव करना है। तो इतने सारे एस्पेक्ट्स परफॉर्म करने होते हैं, इसलिए सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने का मतलब ही नहीं है डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म कर लेना, ठीक है। परवेसिव, डायरेक्टिंग परवेसिव है, ये हर फंक्शन में आता है पॉइंट कि डायरेक्टिंग परवेसिव है। परवेसिव मतलब हर फंक्शन के लिए आया होगा, तो डायरेक्टिंग भी उसी तरीके से परवेसिव होता है। परवेसिव क्यों? क्योंकि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग परफॉर्म करना पड़ता है। देखो, अब टॉप लेवल अगर मिडिल लेवल को अपने प्लान्स और पॉलिसीज़ को समझाएगी तो उन्हें भी तो इंस्ट्रक्शन गाइडेंस देनी पड़ेगी, और वहीं मिडिल लेवल भी अगर लोअर लेवल को वही पॉलिसीज़ समझाएगी तो वो भी तो इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस देगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ही डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। और यहाँ पे एक बात मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दूँ कि सबसे ज़्यादा जो डायरेक्टिंग होता है वो परफॉर्म किया जाता है ऑपरेशनल लेवल पे, यानी कि लोअर लेवल पे। ऐसा क्यों? क्योंकि लोअर लेवल के बाद क्या आ जाते हैं, वर्कर्स। तो वर्कर्स को गाइड करना, उनके वहाँ पे सबसे ज़्यादा नीड होती है डायरेक्टिंग की, क्योंकि वहाँ पे काम को इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, वर्कर्स ही करते हैं, ठीक है। तो उन्हें बहुत अच्छे से समझाना, उन्हें मोटिवेट करते रहना, इसलिए सबसे ज़्यादा जो डायरेक्टिंग फंक्शन है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, ऑपरेशनल लेवल पे। फोर्थ, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग हमेशा टॉप से बॉटम में फ़्लो होती है, बहुत ही बेसिक है। देखो, हमेशा एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट करता है, ठीक है। कभी भी एक सबॉर्डिनेट सुपीरियर को डायरेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में एक सबॉर्डिनेट सजेशन दे सकता है सुपीरियर को, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्योंकि सुपीरियर को सुपीरियर तभी कहा जाता है जब वो उससे ज़्यादा उसके पास क्या है, अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी ज़्यादा सुपीरियर के पास है, इसीलिए सबॉर्डिनेट को कौन डायरेक्ट कर सकता है, सुपीरियर। तो ये चीज़ याद रखना कि वो टॉप से बॉटम आती है, क्योंकि सुपीरियर ही हमेशा किसको देता है, सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट करता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, डायरेक्टिंग एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन है। क्योंकि देखो, अगर एक मैनेजर एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उसके बाद उन्हें गाइड भी कर रहा है, ठीक है, उनको मोटिवेट भी कर रहा है कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम और अच्छा काम कर सकते हो, उसके बाद उनके साथ कम्युनिकेट भी कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है ये सब काम? वो ये सब काम इसलिए कर रहा है ताकि जैसी परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए, वैसी परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ के थ्रू क्या कराई जा सके, उनसे करवाई जा सके वैसी परफॉर्मेंस।
इसीलिए तो वो उन्हें मोटिवेट कर रहा है, उन्हें गाइड भी कर रहा है, उनके काम को लगातार देख भी रहा है। तो ऑल एंड ऑल डायरेक्टिंग एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन है, यानी कि डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू मैनेजर एम्प्लॉयज़ से वैसी परफॉर्मेंस निकालना चाहता है जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हेल्प करेगी उसके गोल को अचीव करवाने में। एंड लास्ट इज़ ह्यूमन एलिमेंट। एक्चुअली डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन भी है जहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट भी बहुत मेन होता है, क्योंकि डायरेक्टिंग के अंदर देखो एक मैनेजर मोटिवेट कर रहा है, तो मोटिवेट हर किसी इंसान से नहीं होता है मोटिवेट, यानी कि यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंस बहुत करना पड़ता है ह्यूमन के बिहेवियर को, ठीक है। और ये ह्यूमन एलिमेंट वाला थोड़ा फंक्शन है, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन जिस टाइप का होगा और उसका जैसा नेचर होगा उस हिसाब से ही उसे आप डायरेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन भी है जहाँ पे ह्यूमन के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड भी करना है और उस हिसाब से ही आपको उन्हें समझाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए क्या हमारे फीचर्स हो गए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। सबसे पहला, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। ये पहला फीचर भी था और यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी है। एक्शन इनिशिएट करना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इंटीग्रेट द एफर्ट्स। अब डायरेक्टिंग फंक्शन हेल्प करता है एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने में। कैसे, देखो जब भी जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, उन सबको डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू मैनेजर इस तरीके से ना गाइड करता है और इस तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट करता है और इस तरीके से उनको कंडक्ट करता है कि हम सबको कैसे काम करना है, एक टीम की तरह काम करना है। जिस कारण जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मैनेजर की बात को समझते हैं और अपने एफर्ट्स को क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। विच मीन्स डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू एक्चुअली में एक मैनेजर डायरेक्ट ही तो कर रहा है एम्प्लॉयज़ को, तो वो ऐसे कंडक्ट प्रोवाइड करता है उन्हें जिस प्रकार एम्प्लॉयज़ अपने एफर्ट्स को क्या करते हुए चलें, इंटीग्रेट करते हुए चलें। थर्ड इज़ पोटेंशियल आउटपुट। डायरेक्टिंग फंक्शन में क्योंकि एक मैनेजर मोटिवेट भी करता है एम्प्लॉयज़ को काम के दौरान, तो जब एम्प्लॉयज़ का मोरल लो होने लगता है और वो थोड़ा फटीग उन्हें होने लगती है, तो उस टाइम पे मैनेजर उनको उनके मोरल को बूस्ट करता है और उनको मोटिवेट करता है कि नहीं तुम कर सकते हो, जिससे क्या निकले उनकी पोटेंशियल आउटपुट, यानी कि जो मैक्सिमम लेवल ऑफ वर्क कर सकते हैं वो उनसे निकलवाता है डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू। फोर्थ, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। एक्चुअली होता क्या है कि ह्यूमन का एक नेचर होता है कि हमेशा ह्यूमन बीइंग ना रेजिस्ट करते हैं चेंजेस को, यानी कि उनको चेंज को अडॉप्ट करना पसंद नहीं होता। उन्हें लगता है जिसमें हम अच्छे हैं हम वही करते रहें। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन, और आपको पता है बिज़नेस के एनवायरनमेंट में बहुत सी टेक्नोलॉजिकल चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आप खुद ही देख लो, पहले टाइपराइटर यूज़ होता था, उसके बाद अचानक से क्या आ गया, कंप्यूटर आ गया। तो अब ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्यूटर से 10x बेनिफिट मिल रहा है, तो ऑफकोर्स है वो टाइपराइटर को हटाएंगे और किसको लाएंगे, कंप्यूटर्स को। लेकिन ह्यूमन बीइंग का नेचर ऐसा है कि हमेशा हम ना चेंजेस को रेजिस्ट करना पसंद करते हैं, यानी कि हम चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते। लेकिन इस टाइम पे डायरेक्टिंग फंक्शन बहुत हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि मैनेजर डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट करता है, उनको गाइड करता है और साथ ही साथ उन्हें मोटिवेट करता है कि हम इन सारे चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, और उनको एक बिलीव और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराता है कि तुम भी इन सारे चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हो। और इस तरीके के कंडक्ट से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलती है और वो इन चेंजेस को ट्राई करना शुरू करते हैं, और जब उन्होंने एक बार ट्राई करना शुरू कर दिया तो वो इन चेंजेस के साथ इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर देते हैं, विच मीन्स वो एडजस्ट करना लग जाते हैं इन चेंजेस के साथ, ओनली बाय गिविंग द डायरेक्शन ऑफ द मैनेजर्स। लास्ट इज प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डायरेक्टिंग फंक्शन जो है उसके हेल्प से स्टेबिलिटी और बैलेंस भी प्रोवाइड होता है ऑर्गेनाइजेशन को। कैसे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है आपको पता ही है, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ के अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं। कभी कभार इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट के बहुत ज़्यादा चांसेस आ जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट पहले अचीव हो, यानी कि उनका जो वो चाहते हैं वो पहले अचीव हो। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सबसे सुपीरियर है, तो ऑर्गेनाइजेशन तो अपना गोल ही सबसे पहले अचीव कराना चाहिए। तो इस टाइम पे ना मैनेजर को डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू इस तरीके से गाइड करना चाहिए ना एम्प्लॉयज़ को, कि वो ना ये चीज़ छोड़ दे कि उन्हें अपना सेल्फ इंटरेस्ट पहले अचीव करना है। विच मीन्स कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में कम्युनिकेट करना और गाइड करना डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू एक मैनेजर द्वारा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। क्योंकि अगर मैनेजर डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू उन्हें गाइड कर देगा सही टाइम पे और उनके साथ कम्युनिकेट करेगा
कि देखो यार, अभी तुम ये बात समझो कि पहले ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवा दो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे गोल खुद ही अचीव हो जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, तो ऑफ कोर्स है कि उनके बीच में क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं तो डायरेक्टिंग फंक्शन कहीं ना कहीं हेल्प कर देते हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में और ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस रखने में। ठीक है, तो ये बेसिकली डायरेक्टिंग के यहाँ पे हमने 3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। तो होप करता हूँ यार वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करो क्योंकि आप ऐसे ही देख के चले जाते हो। न्यू चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट करो। कॉन्टीन्यूसली वीडियोस तभी डालूंगा क्योंकि अगर थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहेगी। ठीक है, डेली का अगर 1 सब्सक्राइबर भी बढ़ता है तो भी बहुत मोटिवेट होते हैं। ठीक है, और साथ साथ चैनल को यार शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कंटेंट थोड़ा भी बेनिफिशियल आपको लगता है और लगता है कि हाँ अच्छा बढ़ा रहे हैं भैया, तो फिर इनको शेयर करो यार वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, और वो भी ताकि इसका बेनिफिट ले सकें। ओके बाय।